हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो था वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन के डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम लोग ने ये पढ़ा था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ब्लैक बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, उसमें जो पीक है, ये पीक टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। तो अगर ये टेम्परेचर मान लो 2000 केल्विन है तो यहाँ पीक इधर है, और अगर टेम्परेचर आपका 1000 केल्विन होगा तो ये पीक थोड़ा सा आगे होगा। तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, पीक इस जीरो वैल्यू की तरफ। अगर हम इसको वेवलेंथ के टर्म में लिख रहे हैं तो ये इधर आ रहा है। तो आपने कहा था कि लैम्डा मैक्सिमम जो होगा वो टेम्परेचर के साथ प्रोडक्ट होने पर एक कांस्टेंट आएगा। इसी को हम वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि जो पीक है, जिस वेवलेंथ पर ये मैक्सिमम आ रहा है रेडिएशन इंटेंसिटी, वो पीछे की तरफ शिफ्ट होता है, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? इस पीक का पीछे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेम्परेचर के साथ में। वेन केवल यहीं पर नहीं रुकते हैं। जैसे कि रेले ने कोशिश की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने की, ऐसे ही वीन ने भी एक कोशिश की थी, और वीन का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था। तो टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए अगली हेडिंग लिखें, वीन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग है हमारे पास वीन्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसके केस में? ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो निकल रही एनर्जी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, इसको समझाने के लिए वीन ने भी एक लॉ प्रपोज किया था। आगे लिखें, वेन सजेस्टेड दैट, इसके बारे में लिखें, वेन सजेस्टेड दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, वेन सजेस्टेड दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी emitted by black body, energy emitted by black body is proportional to fifth power of its temperature, proportional to fifth power of its temperature। ये भी उन्होंने उस रेडिएशन कर्व को देख के माना था। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एनर्जी का जो रेडिएशन निकल रहा है, वो जिस टेम्परेचर पर निकल रहा है उसकी फिफ्थ पावर पर प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ कुछ मिलता जुलता था स्टीफेंस लॉ से, जो कि बता रहा था कि जो एमिसिव रेट होती है वो T⁴ पे डिपेंड करती है। बट वीन ने अपने इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने देखा कि ये T⁵ पे डिपेंड करती है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम थी, बट यही उन्होंने माना था। तो दैट इज Emax is some constant some constant A T⁵। ये उनका बेसिक अजम्पशन था। वेन ने ये अज्यूम किया था। ये डिस्प्लेसमेंट लॉ से अलग है, ये इस कर्व को समझाने के लिए उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे लिखोगे by using some basic assumptions, by using some basic assumptions of energy density in the black body radiation distribution, in the black body radiation distribution, Wien formulated, वेन ने एक फॉर्मूला निकाला, वेन formulated the black body energy density in range lambda to lambda plus d lambda, in range lambda to लैम्डा प्लस डी लैम्डा। कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया था? ये निकाला था ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू सम डी लैम्डा, और ब्रैकेट में उन्होंने जो फंक्शन निकाला वो था C1 लैम्डा की पावर -4 अपॉन C2 अपॉन ई की पावर C2 बाई KT। ये बाई है, डिवाइड है ये बाई। तो
तो इस तरह का उन्होंने मैथमेटिक्स के थ्रू, उसके पीछे जो मैथमेटिक्स उन्होंने की थी उसके बाद जो है फाइनली उनके पास इस तरह का फार्मूला निकल के आया, वेयर C1 एंड C2 आर सम कांस्टेंट, वेयर C1 एंड C2 आर सम कांस्टेंट्स, C1 एंड C2 आर सम कांस्टेंट्स। तो इस तरह का इस लॉ को हम वेन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लॉ कहते हैं। ये वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है और ये वेन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी लॉ है। तो एक तरफ प्लैंक थे जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ दे रहे थे, दूसरी तरफ वीन है वो भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉ दे रहे थे। अब जरा हम दोनों लॉ को देखते हैं। याद करो पिछले केस में हम लोगों ने देखा था इस तरह का, अगर हम ग्राफ बनाए फ्रीक्वेंसी के टर्म में, सपोज हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में ग्राफ बनाया, ग्राफ हमारा ऐसा था। ये एक्सपेरिमेंट के ल्यूमर एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के। तो उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का इस तरह से ग्राफ निकाला था। ये हमारी इंटेंसिटी है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो रेले का जो रूल था वो कुछ इस तरह से था। रेले के जो लॉ थे वो लोअर फ्रीक्वेंसी या हायर वेवलेंथ पे काम कर रहे थे। तो ये रेले का लॉ था। रेले के लॉ के हिसाब से हायर वेवलेंथ या लोअर फ्रीक्वेंसी पर, और हायर फ्रीक्वेंसी या लोअर वेवलेंथ यानी कि अल्ट्रा वायलेट पे ये रेले का लॉ काम नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफर कहा गया था। वीन ने जो अपना लॉ बनाया तो वीन का लॉ शॉर्ट वेवलेंथ पे काम कर रहा था, लॉन्गर वेवलेंथ पे काम नहीं कर रहा था। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी। तो ये है हमारा वीन का लॉ, ये है वीन्स लॉ। तो आप क्या देख रहे हो, उस ज़माने में दो तरह के फिजिसिस्ट जो थे, रेले जीन दो थे और वीन अलग थे। तो रेले का जो फार्मूला था वो लोअर फ्रीक्वेंसी यानी हायर वेवलेंथ पे काम कर रहा था, और वीन का जो लॉ था ये वाला वो हायर वेवलेंथ नहीं, वो लोअर वेवलेंथ या हायर फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा था। तो वीन का लॉ किस पे काम कर रहा है, शॉर्ट वेवलेंथ पर, शॉर्ट वेवलेंथ पर, और रेले का लॉ किस पे काम कर रहा था, लॉन्गर वेवलेंथ पर। लेकिन कोई ऐसा एक नियम नहीं था जो कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी पे काम करे और इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर सकते। तो ये जो कर्व है एक्सपेरिमेंटल कर्व है ब्लैक बॉडी के लिए, ल्यूमर ने जो बनाया था। ये जो लाइन है, एक ही लाइन इसको बनाए, ये जो लाइन है ये किसको दिखा रही है, ये रेले के रिजल्ट को दिखा रही है। रेले ने जो रिजल्ट प्रपोज किया था, थ्योरी प्रपोज की थी, उसको दिखा रही थी। और ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ थोड़ा सा मैचिंग है, लेकिन केवल लार्ज वेवलेंथ पर। यहाँ पे आप देखो वीन ने भी एक लॉ प्रपोज किया जो कि शॉर्ट वेवलेंथ पर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के साथ मैच करती है, लेकिन फिर भी इस पोर्शन में वो काम नहीं कर पाती। तो ये उस ज़माने के दो नियम थे और इस बारे में कोई भी उस समय आइडिया नहीं था कि आखिर ऐसा हम एक सिंगल नियम कौन सा बनाएं जो कि इन दोनों नियमों को कंबाइन कर दो, इस ग्राफ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करे। तो इतना करने के बाद अब हमें करना है उस लॉ के बारे में बात करनी है जिसने इस प्रॉब्लम को दूर किया, यानी कि प्लैंक हाइपोथेसिस। प्लैंक की हाइपोथेसिस क्या थी और प्लैंक ने किस तरह से रेडिएशन का लॉ डेवलप किया। तो इसको साफ कर दे रहे हैं, ये ग्राफ बना लीजिएगा। फाइनल ग्राफ है जिसमें रेले लॉन्गर वेवलेंथ, वीन शॉर्टर वेवलेंथ और एक्सपेरिमेंटल कर्व सारा कुछ दिखाया गया है। और ये बीच का ग्राफ ये हिस्सा दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है जो एक्सपेरिमेंटल पोर्शन को समझा सके। इसको साफ कर दे रहे हैं और अगली हेडिंग लिखें प्लैंक्स हाइपोथेसिस। अगली हेडिंग होगी हमारे पास प्लैंक हाइपोथेसिस एंड प्लैंक हाइपोथेसिस प्लैंक के हाइपोथेसिस एंड रेडिएशन लॉ। प्लैंक हाइपोथेसिस एंड रेडिएशन लॉ।
प्लैंक हाइपोथेसिस इसलिए क्योंकि प्लैंक ने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ को देखा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए रेले का प्रयास देखा और साथ ही साथ वेन का प्रयास देखा, ये दोनों अपने ज़माने के बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, एक मतलब विद्वान व्यक्ति थे। तो प्लैंक को लगा कि जिन नियमों को सोच करके ये लोग अपने लॉ बना रहे हैं वो शायद है ही नहीं सही रेले इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, तो कुछ नया सोचना चाह रहे थे। तो नया सोचते सोचते प्लैंक ने एक चीज़ देखी कि हम जब भी एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो हम एनर्जी के कंटिन्यूटी को फॉलो करते हैं, एनर्जी के कंटिन्यूअस बिहेवियर को देखते हैं कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब किया जा सकता है, कंटिन्यूअसली एमिट किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये कंटिन्यूटी ना हो तो क्या होगा, अगर हम एनर्जी को डिस्क्रीट कर दें। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूटी का ऐसा है, समझ लो जैसे आप नल है, ये हमारा नल है, ठीक है। इस नल के टैप को हमने खोला तो इसमें से पूरी पानी की धार, सतत धार बह रही है, लगातार पानी इसमें से बह रहा है, तो दिस इज कंटिन्यूअस। हम इसको थोड़ा सा टैप को कसने के बाद क्या होगा, इसमें से बूंद बूंद पानी गिरना शुरू हो जाएगा। तो वही जो पहले सतत था, कंटिन्यूअस था, अब वो बूंद बूंद हो गया। और आप देखोगे पहले यहाँ पे क्या हुआ, इतना नहीं खोला, पहले एक बूंद धीरे बनी 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 बनी, जब वो भारी हो गई तो अपने आप टपकी, जैसे वो टपकी अगली बूंद फिर बनना शुरू हो गई, फिर वो जब भारी हो गई फिर टपकी। तो यानी कि सभी बूंदों का आकार सेम साइज का होगा क्योंकि वो एक निश्चित भार के बाद ही यहाँ निकल रही हैं। तो पानी की ये जो बूंद बूंद व्यवहार है इसको हम डिस्क्रीट व्यवहार कहेंगे, डिस्क्रीट नेचर है। और जब हम लगातार ऐसी बहुत सारी बूंदों को एक साथ भेज देते हैं तो हमारे पास एक कंटिन्यूटी जैसी चीज़ आ जाती है। तो नॉर्मली हम एनर्जी के इस कंटिन्यूअस बिहेवियर को देख रहे थे, इसी कंटिन्यूअस बिहेवियर को रेले देख रहे थे, इसी कंटिन्यूअस बिहेवियर को वेन देख रहे थे। और जब उसको मान करके वो एक्सप्लेन करना चाह रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को, तो नहीं कर पा रहे थे। तो प्लैंक ने एक डिस्क्रीटनेस को समझना शुरू किया। हालांकि उस समय ऐसे कोई भी मतलब ऐसा कोई थ्योरी में कोई काम नहीं कर रहा था या ऐसा कोई किसी ने सोचा नहीं था। तो ये एक तरह से प्लैंक का एक परिकल्पना हम कहते हैं, प्लैंक का एक ओवर एम्बिशन था कि चलो ऐसा मान के देखते हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुई और फिर वो प्लैंक की जो हाइपोथेसिस थी वो एक सिद्धांत का रूप ले लेती। तो हाइपोथेसिस का एक तरह से मतलब ये होता है कि परिकल्पना, जिसको हम किसी हद तक सही मान के चीज़ों को कहना शुरू कर दें। तो इस तरह से हमें प्लैंक की हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है। तो लिखें इसके बारे में, टू डिराइव द थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिराइव the theoretical expression for energy distribution in the black body radiation spectrum, Planck proposed following hypothesis. Planck proposed following hypothesis. Point wise लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखो, a black body may be considered as a cavity. A black body may be considered as a cavity that is filled with quantum oscillators. क्या लिखे? A black body may be considered as a cavity that is filled with some quantum ऑसिलेटर्स। देखो भाई, उस समय 1900 की बात है ये, उस समय एटॉमिक मॉडल हमारे पास नहीं था। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था जो कि बहुत अच्छा नहीं था, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो हम इस तरह आज की डेट में ये क्वांटम ऑसिलेटर्स कौन है? मॉलिक्यूल हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ही क्वांटम ऑसिलेटर है। लेकिन 1900 के समय में ये नहीं मालूम था कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम कैसे होते हैं, बॉन्डिंग क्या होती है, सब उसमें लोगों को नहीं मालूम था क्योंकि किसी ने उस पर काम नहीं किया था।
वो तो क्वांटम थ्योरी डेवलप हुई, हाइड्रोजन मॉडल डेवलप हुआ, तब लोगों को बॉन्डिंग समझ में आई, पहले मॉडल समझ में आया, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल समझ में आया, फिर हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया, फिर बॉन्डिंग समझ में आई, तब मॉलिक्यूलों को वाइब्रेशन समझ में आया। तो ये सारी समझ डेवलप हुई हमारी 1940 तक आते आते, और प्लांक का ये हाइपोथेसिस 1900 का था। तो प्लांक, लेकिन एक दूरदर्शिता उनकी ये थी, प्लांक ये कह रहे थे कि हमारे जो भी ब्लैक बॉडी होती हैं वो बहुत सारे क्वांटम ऑसिलेटर से मिलके बनी होती है। तो उस ज़माने में जो क्वांटम ऑसिलेटर थे, आज के समय में आप समझ लो ये मॉलिक्यूल वगैरह ही उनको हम कह रहे हैं। सो ब्लैक बॉडी में बी कंसीडर्ड एज अ कैविटी। एक कैविटी मतलब एक डिब्बा है, एक गड्ढा है, एक गोदाम है, कुछ ऐसा है जिसके जो भरा हुआ है क्वांटम ऑसिलेटर से, क्वांटम ऑसिलेटर से भरा हुआ। दूसरा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ, दूसरा पॉइंट लिखोगे, द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय क्वांटम ऑसिलेटर्स, द फ्रीक्वेंसी of radiation emitted by quantum oscillators, the frequency of radiation emitted by quantum oscillators is same as the frequency of its vibration. The frequency of radiation emitted by the quantum oscillator is the same as the frequency of its vibration. मतलब अगर आपने कहा हमारे पास एक क्वांटम ऑसिलेटर है, ये क्वांटम ऑसिलेटर है, वाइब्रेट कर रहा है, तो जिस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है इसमें से रेडिएशन जब निकलेगा उसकी फ्रिक्वेंसी वही होगी जो इसकी फ्रिक्वेंसी है। तो अगर हमारा ये ऑसिलेटर 10 टू पावर 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, मतलब एक सेकेंड में 10 टू पावर 10 बार ये वाइब्रेट करेगा, तो इससे 10 टू पावर 10 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी निकलेगी। ये इसका मतलब था। दूसरा ये माना कि कोई ऑसिलेटर उसी फ्रिक्वेंसी को बाहर फेंक सकता है जिस फ्रिक्वेंसी से वो खुद वाइब्रेट कर रहा हो। तीसरा पॉइंट लिखोगे, द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय क्वांटम ऑसिलेटर, द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, नहीं सॉरी, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन, सॉरी लिखो, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय क्वांटम ऑसिलेटर्स, the energy of radiation emitted by quantum oscillators is not continuous. The energy of radiation emitted by these quantum oscillators is not continuous, but it is integer multiple of, but it is integer multiple of some small unit energy, but it is integer multiple of some small unit energy called quanta. Some small unit energy called quanta. Full stop. The energy of quanta depends upon frequency. The energy of quanta depends upon the, ऐसे लिख देता हूँ मैं, the energy of quanta, the energy of quanta depends upon the frequency of oscillator by relation E is equal to h nu। यहाँ न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है इससे ऐसा नहीं होता है कंटिन्यूसली एनर्जी निकलती रहती है। इससे एनर्जी निकलती है एक एच न्यू के फॉर्म में, या और ज़्यादा होगा 2h न्यू, या और ज़्यादा होगा 3h न्यू। तो इस ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है उसके हिसाब से हम एक मिनिमम एनर्जी की वैल्यू बना सकते हैं h न्यू, और जो एनर्जी से निकल रही होगी वो हो सकती है या तो 2h न्यू की हो, मतलब सारी 2h न्यू हो, या हो सकता है 3h न्यू हो, सारी 3h न्यू हो, या हो सकता है h न्यू ही हो। तो हमेशा ये ऑसिलेटर अपने से जो एनर्जी रेडिएट करते हैं वो h न्यू के इंटीजर मल्टीपल में भी होते हैं। मतलब 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, कभी भी हम 1.2h न्यू नहीं देखेंगे, कभी हम 2.2h न्यू नहीं देखेंगे। कोई फ्रैक्शन वैल्यू वाली h न्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा।
इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा और हमेशा इंटीजर ही होगा। तो यहाँ आप लिखोगे सो द क्वांटम, फिर ये लिखने के बाद इतना लिखने के बाद आप लिखोगे सो क्वांटम ऑसिलेटर्स कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब, सो क्वांटम ऑसिलेटर्स कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब energy in the packet of h nu, can emit or absorb energy. So quantum oscillators can emit and absorb energy in the packet of h nu. This is not the continuous nature, comma, this is not the continuous nature but limited to discrete set of values, but limited to discrete set of values h nu, 2h nu, 3h nu dash dash. This is not the continuous nature of energy but limited to discrete set of values h nu, 2h nu, 3h nu. अगले पैराग्राफ लिखें in this way Planck suggested that for small frequency values, quanta has small energy. For small frequency values, quanta has small energy, and for large frequency values, quanta has large energy value. क्या कह रहे हैं? फॉर स्मॉल फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो क्वांटा की एनर्जी उस हिसाब से कम होगी, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो क्वांटा की एनर्जी भी उस हिसाब से ज़्यादा होगी। तो वही लिखा है फॉर स्मॉल फ्रिक्वेंसी क्वांटा हैज़ स्मॉल एनर्जी वैल्यू एंड फॉर लार्ज फ्रिक्वेंसी क्वांटा हैज़ लार्ज एनर्जी वैल्यू। By these assumptions, the Planck explained the black body radiation curve as follows. Planck explained the black body radiation curve as follows. अब जरा समझिए, प्लांक कह रहे हैं कि हमारी जो ब्लैक बॉडी है वो इस तरह से है कि इसमें बहुत सारे क्वांटम ऑसिलेटर्स भरे पड़े हैं। ये हमारे क्वांटम ऑसिलेटर्स हैं, इस तरह से भरे हुए, जस्ट फॉर हमने ऐसे इसमें ऐसे कुछ बना दिए। तो जितने भी ये ऑसिलेटर्स हैं, जस्ट हमने एक तरह का कार्टून बना रहे हैं यहाँ पर कि कोई ऐसा रियलिटी ऐसे नहीं होते, जस्ट समझाने के लिए। अब क्या होता है, जब इन पे रेडिएशन गिरा तो ये सब वाइब्रेट करने लगे। किसी की फ्रिक्वेंसी ν1 है, किसी की फ्रिक्वेंसी ν2 है, किसी की फ्रिक्वेंसी ν3 है, किसी की फ्रिक्वेंसी ν4 है, इस तरह से ν n फ्रिक्वेंसी है। अब इसमें से कुछ हैं जो बहुत कम फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे होंगे, कुछ होंगे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे होंगे। तो दोनों तरह के यहाँ पर होंगे। अधिकतर ऐसे ऑसिलेटर होंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी ना बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी। अब क्या हुआ कि जब हमने इनका तापमान बढ़ाया तो ये इनमें से रेडिएशन निकलना शुरू हुआ। तो ज़रा देखिए रेडिएशन का व्यवहार कैसा था। ये फ्रिक्वेंसी है, तो जैसा हुआ क्या कि कम फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करने वाले, ये तो न्यू की स्मॉल वैल्यू है ना, ये 0 है, ये स्मॉल वैल्यू है। तो क्या हुआ, इसमें जो स्मॉल फ्रिक्वेंसी वाले जो थे ऑसिलेटर्स, क्वांटम ऑसिलेटर, वो तेज़ी से अपनी एनर्जी को एमिट करने लगे। तो हमने देखा क्या, स्मॉल फ्रिक्वेंसी पे हमारा जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ने का कारण ये है कि इसके अंदर स्मॉल फ्रिक्वेंसी वाले जितने ऑसिलेटर हैं वो तेज़ी से अपना रेडिएशन बाहर निकालने लगे, इसलिए हमें इंटेंसिटी जो थी वो फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ पहले बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। तो जैसे जैसे न्यू बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है इसमें ऑसिलेटर्स जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। फिर हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मतलब ये एक बड़ी वैल्यू है फ्रिक्वेंसी की, ये फ्रिक्वेंसी की स्मॉल वैल्यू थी, ये फ्रिक्वेंसी की बड़ी वैल्यू है। फिर क्या हुआ और देखते हो तो इसमें से ऐसे ऑसिलेटर्स जो
इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू के फोटोन निकाल रहे हैं वो कम है। तो इसके अंदर अधिकतर ऐसे फोटोन हैं, ऐसे ऑसिलेटर्स हैं जो इस छोटी सी रेंज से लेकर के इस रेंज तक की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा निकालते हैं। तो इसीलिए जब आप इस फ्रिक्वेंसी से इस फ्रिक्वेंसी रेंज में होते हो तो आपको ज़्यादा रेडिएशन बाहर दिखता है। लेकिन जब आप देखते हो इस हायर फ्रिक्वेंसी वाले कितने ऑसिलेटर हैं तो उनकी संख्या कम हो जाती है। जब उनकी संख्या यहाँ कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनसे निकलने वाला रेडिएशन, ऐसा रेडिएशन जिसकी फ्रिक्वेंसी इस वैल्यू की हो, वो भी कम हो जाएगा। तो आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। फिर आपने सोचा चलो और हाई फ्रिक्वेंसी के देखें, तो और हाई फ्रिक्वेंसी के ऑसिलेटर्स और कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ग्राफ फिर ऐसे हो जाता है। और फिर हम जैसे जैसे हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ जाते हैं हमारा ग्राफ नीचे की तरफ घटना शुरू हो जाता है। तो प्लांक इस तरह से ये प्रूफ कर पा रहे थे, प्लांक इस बता रहे थे कि ये ग्राफ पहले उठता है फिर पीक पहुंच के फिर घटता क्यों है। तो उनका ये कहना था कि ये जो हमने ब्लैक बॉडी को बहुत सारे क्वांटम ऑसिलेटर का एक गोदाम माना है, इसमें अधिकतर लो फ्रिक्वेंसी के जो हैं ऑसिलेटर्स वो तेज़ी से अपने रेडिएशन निकालते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो शुरू में जो लो फ्रिक्वेंसी देखते हो तो आपको फ्रिक्वेंसी का ये इंटेंसिटी कर्व बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी पे जब जाते हो तो हायर फ्रिक्वेंसी जाने का मतलब क्या हुआ, E बराबर एच न्यू। अब अगर न्यू ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब E भी ज़्यादा हो गया। तो जब न्यू छोटा था तो पहले क्वांटा ऐसा था, मान लो एच न्यू को हम इस गोले से दिखा रहे हैं, लेकिन जब न्यू ज़्यादा होने पर एक बड़ा क्वांटा हो गया। अब बड़ा क्वांटा जो होता है इसको एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल होता है, एमिट करना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए बड़े क्वांटा के ऑसिलेटर्स यहाँ पर कम होते हैं, कम क्वांटा वाले, कम फ्रिक्वेंसी वाले ऑसिलेटर्स ज़्यादा होते हैं। तो कम फ्रिक्वेंसी पे ग्राफ हमारा बढ़ता है इंटेंसिटी का, क्योंकि ऐसे ज़्यादा है, और बड़े क्वांटा वाले जो आपके पास वैल्यू हैं वो कम होते हैं। जैसे ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप कुछ किसी शहर में आप गए और वहाँ पर आपको मोटर बाइक खरीदनी है, छोटा इंजन खरीदना है। तो जब आपको मोटर बाइक के छोटे इंजन खरीदने हैं तो आप पाओगे कि शहर में बहुत मतलब जो शायद ऐसी मोटरसाइकिलें जो एक कम दाम में आ जाएं, उस तरह के आपको बहुत मिल जाएंगे शोरूम, बहुत संख्या में शोरूम होंगे। फिर आपने सोचा चलो और थोड़ा महंगी गाड़ी लें, तो उसके शोरूम मतलब सस्ती गाड़ियों वाले जो कम पैसे में खरीदी जा सकती हैं, उन गाड़ियों के शोरूम थोड़ा ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर में रहते हैं तो ज़्यादा होते हैं। हो सकता है 1 किलोमीटर में 2, 3 किलोमीटर में 2, 4 किलोमीटर में 2 आपको शहर के अंदर मिल जाएंगे। लखनऊ शहर की अगर हम बात कर रहे हैं, इस बड़ा शहर है अगर, तो फिर आपने और महंगा, फिर आप देखोगे जब आप बहुत महंगी, अब आप सोच रहे हो कि हम 20 लाख की कार खरीदना चाहें तो इसके शोरूम अब थोड़ा कम हो जाएंगे। आप सोचोगे कि हम 80 लाख की कार खरीदना चाहें तो इनके शोरूम होंगे बट बहुत कम होंगे। अब आप सोच रहे हो कि हम मर्सिडीज़ का टॉप मॉडल खरीदना चाहें तो उसके हो सकता है पूरे शहर में 1 या 2 शोरूम हो, बड़ा शहर है तब भी। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो, तो जब आप कम दाम की लागत वाली चीज़ें खरीद रहे थे, गाड़ियों में ही बात करें, तो आपको उनकी संख्या बढ़ती हुई दिख रही थी, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब आप बड़ी कीमत वाली गाड़ियों को खरीदने की सोचते हो तो आप देखते हो कि उनकी संख्या कम हो रही है। इसका कारण ये है कि इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ी को खरीदने वाले लोग कम होंगे तो बेचने वाले लोग भी उनके कम हैं। और यहाँ पर संख्या ज़्यादा है क्योंकि इनकी दाम ऐसा है कि ये एक आम इंसान की पहुँच में है। एक मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति इस रेंज की गाड़ी खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। तो आपको इनकी फर्स्ट हैंड कार की दुकानें मिल जाएंगी, सेकेंड हैंड कार की दुकानें मिल जाएंगी। आप सोचो कि आप कोई ऐसी दुकान खोजो जिसमें मर्सिडीज़ को सेकेंड हैंड बेच रहे होंगे तो ऐसे कम होंगे, या मर्सिडीज़ का सीधा शोरूम होगा तो कम होंगे। तो बिल्कुल वैसा ही लॉजिक यहाँ पर है। लो फ्रिक्वेंसी पे आपको ज़्यादा ग्राफ उठता हुआ दिख रहा है और हायर फ्रिक्वेंसी होने पर कम दिख रहा है, बिकॉज हायर फ्रिक्वेंसी क्वांटा इस पैकेट के अंदर, इस कैविटी के अंदर कम होंगे। तो इस प्रकार से इस अजम्पशन को मान करके, इस क्वांटम ऑसिलेटर के अजम्पशन को मान करके प्लैंक अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर ले जाते हैं अपनी सारी बात। ठीक है, लिखें इसको, आप भी लिख लीजिए इसको। By considering above hypothesis, Planck explain, सेंटेंस हम लोग ऐसा कुछ कर रहे थे, by considering above hypothesis, Planck explain the black body radiation curve as follows। लिखें इसके बारे में क्या था। The radiation intensity increases with increase in frequency।
द रेडिएशन इंटेंसिटी, ये आई की वैल्यू, द रेडिएशन इंटेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, बट at a larger value of frequency, the size of quanta becomes large. At larger value of frequency, the size of quanta becomes large. As a result, the intensity does not increases with frequency. As a result, the intensity does not increases with frequency for large value of nu, for large value of this frequency nu. In this way, the intensity curve for black body radiation, first increases. In this way, the black body radiation intensity curve for black body radiation first increases and then start to decrease. First increases and then start to decrease. पहले बढ़ता है और फिर घटना शुरू हो जाता है. ये इन्होंने बताया था इस तरह से. So by this way, Planck explained the curve, experimental curve. By this way, Planck explains the experimental curve of black body radiation and avoid the ultraviolet catastrophe that appears in the classical theory. Full stop. To explain, अगले पैराग्राफ लिखेंगे. To explain this curve, Planck considered the Boltzmann distribution behavior of the quantum oscillators within the black body cavity. Quantum oscillator within the black body cavity. Full stop. The expression for intensity of ब्लैक बॉडी, शॉर्ट में हम बी कर दे रहे हैं, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा. द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी with respect to frequency of quanta may explain as follows. कैसे होगा देखें, उसका फार्मूला होता है, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सीधे फार्मूला कर रहे हैं. इज 8 पाई एच सी क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं. ये हमने फ्रिक्वेंसी के टर्म में लिखा है इंटेंसिटी के लिए. तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी. तो आप देख रहे हो ये यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ ये फैक्टर हमारा रोल प्ले करेगा और ये फैक्टर रोल प्ले करेगा. इन दोनों का म्यूचुअल इफेक्ट ये होगा कि हमारा कर्व उस तरह से उठ करके फिर गिरता है. अगर हम इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखें, जैसा कि वेन ने लिखा था, रेले ने लिखा था, तो भी हम कैसे लिख सकते हैं वो भी यहाँ पर हम डिराइव एक्सप्लेन कर देते हैं.
in terms of energy density, in terms of energy density of black body radiation, in terms of energy density of black body radiation, in energy density of black body radiation in wavelength range lambda to lambda plus d lambda, the Planck relation, the Planck's relation may written as E lambda d lambda इज इक्वल टू डी लैम्डा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो कैसे लिखा जाएगा जरा देख लें। वो हो जाएगा 8 पाई एच सी बाई लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1। 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एस सी बाई लेमडा के टी। के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पर के क्या है, के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज़ द, टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक सवाल पूछा जाता है आप लोगों से कि दिखाइए, शो करिए कि जो प्लांक का फॉर्मूला है वो रेले के फॉर्मूले में और वीन के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। देखो समझो लॉजिक को, लॉजिक ये था कि प्लैंक से पहले रेले का फॉर्मूला काम कर रहा था लॉन्गर वेवलेंथ पर, वेन का फॉर्मूला काम कर रहा था शॉर्टर वेवलेंथ पर। तो ये दो फॉर्मूले एग्जिस्ट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल कर्व को एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन वेवलेंथ के अलग अलग लिमिट्स में। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था जो पूरी कर्व को एक्सप्लेन करे। अब अगर वीन आते हैं और दावा करते हैं कि नहीं भाई हमने जो फार्मूला बनाया है हमारा फार्मूला इन दोनों रेंज को कवर करता है, इसका मतलब है शॉर्टर वेवलेंथ पर प्लांक का फार्मूला कन्वर्ट हो जाना चाहिए वीन के फार्मूले में, और लॉन्गर वेवलेंथ पर प्लांक का फार्मूला कन्वर्ट हो जाना चाहिए रेले जीन के फार्मूले में। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब प्लांक का फार्मूला एक जनरल फार्मूला है और इसी की तलाश थी और वो हमें मिल चुका है। ओके, चलो लिखते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन लिखो, शो दैट द प्लांक रेडिएशन फार्मूला, शो दैट द प्लांक रेडिएशन फार्मूला is converted to, so that the Planck's radiation formula is converted to Rayleigh formula, is converted to Rayleigh formula, Rayleigh formula at large wavelength limit, Rayleigh formula at large wavelength limit, and Wien's formula at shorter wavelength limit, at shorter wavelength limit। तो हमें ये दिखाना है रेले का फॉर्मूला लार्ज वेवलेंथ पर और वेन का फॉर्मूला शॉर्टर वेवलेंथ पर कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं प्लांक के फॉर्मूले से। तो इसका सोल्यूशन लिखो, फॉर black body radiation curve, for black body radiation curve, the Planck's relation, the Planck's formula for black body radiation curve, the Planck's formula may written as, कैसे लिख सकते हो, ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी बाई लेमडा की पावर 5 1 अपॉन ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी माइनस 1। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। अब हम कहते हैं पहला, फॉर शॉर्टर
वेवलेंथ, भाई शॉर्टर वेवलेंथ की बात करते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब क्या है, लेमडा जो होगा वो स्मॉल हो, ये तो मतलब है शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कि hc बाई लेमडा के टी ये क्या होगा, लार्ज होगा। भाई अगर लेमडा स्मॉल है तो 1 अपॉन लेमडा hc बाई लेमडा कर दिया, तो लेमडा नीचे आने की वजह से वो जब डिवाइड करेगा तो लार्ज कर देगा, और e की पावर hc बाई लेमडा के टी भी लार्ज होगा 1 से। लॉजिक समझो, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब लेमडा स्मॉल मतलब hc बाई लेमडा लार्ज, लेमडा लार्ज मतलब e की पावर अगर लार्ज होगी तो 1 से ज़्यादा होगा। तो अब आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 में हम इस टर्म को 1 से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे, सो इक्वेशन 1 गिव्स, भैया इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ई लेमडा डी लेमडा इज 8 पाई एच सी बाई लेमडा की पावर 5, और ये ऊपर चला जाएगा तो ई की पावर माइनस एच सी बाई लेमडा के टी हो जाएगा, और यहाँ एक डी लेमडा भी था, इसको भी लिख लीजिएगा डी लेमडा, और ये आ जाएगा डी लेमडा। अगर आप सोच रहे हो कि ये माइनस कहाँ गया, तो उसका लॉजिक यहाँ देखो, क्योंकि ई का टर्म 1 से बड़ा है इसीलिए इस टर्म की तुलना में हम 1 को निगलेक्ट कर सकते हैं। इसको भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी में लिखो, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ है। अगर ये फैक्टर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब हम अपने फॉर्मूले में 1 को छोड़ सकते हैं, और काफ़ी बड़ा है, 2 बार निशान लगाया है, मच ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है शॉर्टर वेवलेंथ पर। अब हम कर देते हैं पुट C1 बराबर 8 पाई एच सी, मान लो ये पूरी चीज़ C1 के बराबर है, और C2 बराबर एच सी, C2 एच सी है। सो दिस गिव्स, इससे क्या मिल जाएगा, सो दिस गिव्स ई लेमडा डी लेमडा बराबर C1 लेमडा की पावर, इसको ऊपर ले जाओगे तो -5 अपॉन ई की, अब तो ऐसे लिख देते हैं ना, C1 बाई लेमडा 5 और ई की पावर माइनस C2 बाई के टी डी लेमडा। इसको थोड़ा सा अगर हम और रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा ई लेमडा डी लेमडा C1 लेमडा की पावर -5 अपॉन ई की पावर C2 बाई के टी डी लेमडा। और याद करो, आज जब हमने आज के लेक्चर की शुरुआत की थी तो सबसे पहले यही फॉर्मूला ही निकाला था, और ये फॉर्मूला क्या है, वेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो आप लिखोगे दिस इज वेन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमने इस प्रकार से वेन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्राप्त कर लिया इक्वेशन नंबर 1 से, कब, जब हमने शॉर्टर वेवलेंथ की लिमिट मानी। तो हमारा प्लांक फार्मूला कन्वर्ट हो गया वेन डिस्प्लेसमेंट फार्मूला में। ओके, अब हम करते हैं हायर वेवलेंथ। अब हमें करना है हायर लार्जर वेवलेंथ फॉर लार्जर वेवलेंथ। लार्जर वेवलेंथ मतलब है ये लार्ज हो जाएगा, यानी कि एच सी बाई लेमडा के टी ये हमारा स्मॉल हो जाएगा। तो ई की पावर एच सी बाई लेमडा के टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एच सी बाई लेमडा के टी, और फिर नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर। क्यों हमने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर ई का, ई को अगर हम एक्सपोनेंशियल को अगर हम सीरीज़ के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस एस सी बाई के टी पावर 1 बाई फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा एस सी बाई के टी का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब एस सी बाई के टी का स्क्वायर हम हटा इसलिए रहे क्योंकि एस सी बाई के टी ऑलरेडी स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो ये लिख दिया आपने निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर। तो सिर्फ आप ये 2 टर्म लेके चल रहे हो। सो इक्वेशन 1 गिव्स ई लेमडा डी लेमडा 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन 1 प्लस एस सी बाई लेमडा के टी, और फिर -1, ये -1 तो रहेगा यहाँ पर, ये माइनस को कैंसिल कर देगा, और फिर क्या हो जाएगा 8 पाई एच सी बाई लेमडा की पावर 5, और ऊपर जाएगा तो लेमडा के टी अपॉन एच सी
HCHC कैंसिल, लेमडा लेमडा कैंसिल, तो ये आपके पास फार्मूला बचा ई लेमडा डी लेमडा, यहाँ पे भी डी लेमडा रहेगा, यहाँ पर भी डी लेमडा रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 पाई के टी बाई लेमडा की पावर 4 डी लेमडा, ये 8 पाई के टी। और ये क्या है? दिस इज द रेले फॉर्मूला, दिस इज रेले, बार बार कह रहे रेले जीन होता है, रेले जीन फॉर्मूला फॉर ब्लैक बॉडी, दिस इज रेले जीन फॉर्मूला फॉर ब्लैक बॉडी। तो लॉन्गर वेवलेंथ पर आपको रेले जीन फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया, और इससे पहले देखा हमने शॉर्टर वेवलेंथ पर हमारे पास रिलेशन है वीन का। तो इस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो है वो प्लैंक का जो रिलेशन है वो एक लिमिट में रेले फार्मूले में और एक लिमिट में वीन फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसा कि हमें उम्मीद थी और जैसा होना भी चाहिए था, बिकॉज इट इज़ अ जनरल लॉ। जनरल लॉ का मतलब है पहले से मौजूद अलग अलग सीमाओं में मान्य जो नियम हैं वो इन सब को, वो सब इसके अंदर एप्लीकेबल होते, इंसर्ट रहें, इसके अंदर रहें। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अगला जो टॉपिक है वो हम आपको बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट द ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी तो हो चुका है, अब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन का द्वारा एक्सप्लेन किया गया प्रॉपर तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्या होता है उसका जो वो होता है आपका पूरा ग्राफ और उसके ऑब्जर्वेशंस और उसके जो भी कुछ है वो सब हम लोग उस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।